हेलो गाइस, कैसे हो? बात करते हैं इंश्योरेंस की, समझेंगे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस, व्हाट इंश्योरेंस इज एंड ऑल। तो पूरा अटेंशन देना, 20 मिनट में 25 मिनट में कवर पूरा हो जाएगा इंश्योरेंस। देखो, आपको बेसिकली आइडिया तो आ जाएगा, राइट? दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस होल वीडियो। इंश्योरेंस क्या है? जैसे बीएफएसआई का पूरा साइकिल को रिवाइज करते हैं। देखो, एक इंसान था, उसने पैसा लाइक उसकी सैलरी से उसने पैसा कमाया, उसके पूरे सेविंग्स करने के बाद उसके पास सरप्लस मनी था, मतलब उसका सेविंग था। उसने उस सेविंग को इन्वेस्ट किया मतलब किसी कंपनी के आईपीओ में उसने इन्वेस्ट किया। कंपनी को पैसा मिला, कंपनी ने एक्सपांड किया, ग्रोथ किया। उससे ग्रोथ के बाद कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी। अब जब एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ गई, एम्प्लॉयज़ ने पैसा और जनरेट किया, तो उन्होंने गाड़ियाँ ली, उन्होंने बाकी सारी चीज़ें, उनके पास एसेट्स आने लग गए। नाउ व्हेन दे हैव द एसेट, व्हाट दे डिड इज उन्होंने घर लिए एंड ऑल दैट। सब एसेट के साथ उनको एक रिस्क फील हुई कि अगर मैंने किसी गाड़ी को बाय किया और अगर मेरी गाड़ी का ठुक गई बेसिकली, तो उस केस में क्या होगा? उसका डैमेज हो जाएगा। उसने किसी ने कोई प्रीमियम चीज़ बाय की फॉर एग्जाम्पल, तो एक इनसिक्योरिटी आ गई हर एक एसेट के साथ, राइट? सो देयर इज इनसिक्योरिटी। अब जो इंसान कमा रहा था उसको खुद के बारे में इनसिक्योरिटी आ गई कि अगर मैं कल नहीं रहा तो मेरी फैमिली क्या करेगी, क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन हु इज अर्निंग। तो जो कमा रहा है उसकी खुद की इनसिक्योरिटी आ गई। तो इस सारी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए वी हैव अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करता क्या है? जब आपके पास एसेट्स हों, जब आपको लग रहा है कि भाई ये जो हमारे एसेट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, देन वी हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड इंश्योरेंस। तो ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो हमारी इनसिक्योरिटी को कम करता है, जो हमारे एसेट की इनसिक्योरिटी है, जो उसका जो सडन उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है एसेट के साथ, जो सडन इवेंट हो सकता है जिससे हमारा एसेट डैमेज हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव इंश्योरेंस। ऐसे आप ऐसे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी जब ग्रो करने के बाद उनके पास एसेट्स हुए, कंपनी के कुछ इक्विपमेंट्स, उनकी फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का कोई एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट था और वो जल गया किसी रीजन की वजह से, तो उस फायर प्रोटेक्शन के लिए भी उसके ऊपर आप इंश्योरेंस लगते हो उस इक्विपमेंट के अगेंस्ट, राइट? सो दैट इज समथिंग कॉल्ड इंश्योरेंस। जैसे आप कार बाय करते हो, कार के अगेंस्ट इंश्योरेंस लेना पड़ता है। टू व्हीलर बाय करते हो, उसका इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर आप खुद को देखो, अगर आप अर्निंग इंडिविजुअल हो तो आप खुद भी अपने फैमिली के लिए एक एसेट हो, राइट? तो आप खुद को भी इंश्योर कर रहे हो। इंश्योरेंस लेके आप बेसिकली इंश्योर कर रहे हो फैमिली की, या फैमिली के पास तो है भाई, उनके पास कुछ ना कुछ रहेगा अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, दिस कम्स अंडर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज बेसिकली जब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स वर्क करते हैं, तब जो एसेट्स बनते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस है। तो ये तो हमारी पूरी कहानी हो गई क्या इंश्योरेंस होता है, राइट? नाउ विल सी व्हाट एक्चुअली इंश्योरेंस इज। देयर आर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड ऑल दैट। सो आई मीन देखो, इंश्योरेंस के लिए ना एक बढ़िया डेफिनेशन आई हैव हियर, मैं आपको वो वाली दिखाता हूँ, इधर वाली। इंश्योरेंस क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर एग्रीज टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू द बेनिफिशियरी अपॉन द, दे तो लाइफ इंश्योरेंस का डेफिनेशन है, अपॉन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड और आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड इन एक्सचेंज ऑफ रेगुलर। छोड़ दे, मैं बताता हूँ आपको आराम से। देखो, मेरे पास कोई एक एसेट था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एसेट। मैं क्या करूंगा? मैं बेसिकली एक इंश्योरर के पास जाऊंगा। इंश्योरर मतलब वो पर्सन जो मुझे इंश्योर कर रहा है, फॉर दिस बेसिकली जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। मैं बोलूंगा दिस इज माई एसेट, आई हैव इनसिक्योरिटी अबाउट कि इसका कुछ हो सकता है, तो कैन यू प्रोवाइड मी इंश्योरेंस? तो आप बोलोगे इंश्योरेंस क्या है? तो वो इंश्योरर मेरे को एक्सप्लेन करेगा व्हाट ही विल से कि क्या करना, मुझे हर महीना एक प्रीमियम देना, एक पैसा पे करना, फिक्स सेट ऑफ मनी हर मंथ फॉर लेट्स से 10 ईयर्स। और इन 10 सालों में कभी भी तेरा ये एसेट अगर कुछ उसको हो गया तो मैं आपको एक कंपनसेटिव मनी दूंगा, एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी दूंगा। समझ रहे हो? अगर ये एसेट खराब हो गया तो मैं आपको कुछ पैसा दूंगा जो मैं स्पेसिफिकली तुझे पहले बताऊंगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इस एसेट के लिए उसने मुझसे हर साल हर महीना 10,000 रुपये मांगे। और अगर ये एसेट खराब होता है, जो भी उसने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हैं कि इन रीजंस के कारण अगर ये एसेट खराब होता है, तो वो मुझे बदले में, जो मैं उसको 10,000 का प्रीमियम दे रहा हूँ फॉर 10 ईयर्स, वो मुझे बदले में इस एसेट के लिए लेट से 70 लाख रुपए देगा। तो मान लो 10 साल में कभी भी अगर ये एसेट खराब होता है और अगर उसका रीजन उन स्पेसिफाइड रीजंस के बीच में आता है, तो इन दैट केस वो इंश्योरर जो मुझे इंश्योरेंस दे रहा है, वो पर्सन मुझे 70 लाख रुपए देगा। समझ रहे हो? और अगर मान लो 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, तो जो मैंने प्रीमियम उसको पे कर रहा था वो प्रीमियम से मिल जाएगा, बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? बेसिकली मैं मेरे एसेट को इंश्योर कर रहा हूँ, लाइक जो इनसिक्योरिटी मुझे थी, क्योंकि ये एसेट इज गोइंग टू सर्व मी फॉर 10 ईयर्स, राइट? अगर 10 साल में से कुछ सडन इवेंट्स की वजह से हो जाता है, अगर मान लो घर में आग लग गई और ये जल गया, तो अगर कुछ ऐसे सडन इवेंट्स की वजह से इसको कुछ हो जाता है तो उसको मुझे प्रोटेक्ट करना था, इसलिए मैंने इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया। तो इंश्योरेंस का बिजनेस मॉडल कैसे है पहले समझो। एज ए इंश्योरेंस कंपनी कैसे आप थिंकिंग करोगे? एज ए इंश्योरेंस कंपनी आप बेसिकली कस्टमर से प्रीमियम चार्ज करोगे ऑन द मंथली बेसिस, और एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आप चार्ज करोगे। आप उन्हें बताओगे कि अगर इन इवेंट्स के बीच में कुछ होता है, इन इवेंट्स के बीच में से कुछ होता है, इफ एनीथिंग हैपन्स अमंग दीज इवेंट्स,
वी विल प्रोवाइड यू अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी. व्हाट इज अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी? एक प्री डिसाइडेड अमाउंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टर्म इंश्योरेंस का ऐड सुना होगा, व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस बेसिकली? देखो इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स हैं. अगर आप देखो इनसिक्योरिटीज के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. एक तो लाइफ थ्रेटनिंग इंसिक्योरिटी कि आपके जिंदगी को कुछ हो सकता है. एक आपके प्रॉपर्टी बेस का हो सकता है, लेकिन आपका घर है उसके लिए आपको कुछ इंसिक्योरिटी हो सकती है. आपके कार के लिए हो सकता है, आपके टू व्हीलर के लिए हो सकती है, आपके मैकबुक के लिए हो सकती है, आपके लैपटॉप के लिए हो सकती है, आपके मोबाइल फोन के लिए हो सकती है, आपके आईफोन के लिए हो सकती है. इनसिक्योरिटी किसी भी बात के लिए आ सकती है. जो भी वैल्यूएबल चीज़ के लिए आपके लिए इनसिक्योरिटी होती ही है, राइट? तो ये सारे टाइप्स हो गए इनसिक्योरिटीज़ के. तो उसी के बेस पे इंश्योरेंस के टाइप्स है और हर एक इनसिक्योरिटी को टैकल करने का तरीका अलग है, राइट? लाइक लाइफ अगर आप देखो तो लाइफ इंश्योरेंस मोस्टली अगर आपने देखे होंगे, हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस बेसिकली वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं. टर्म इंश्योरेंस लाइक उसका पीरियड बहुत ज़्यादा होता है. ऑब्वियसली क्यों होता है ज़्यादा पीरियड? क्योंकि इंसान ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक 5 साल के लिए खुद को इंश्योर करेगा भाई, उसके बाद भी कुछ तो हो सकता है. तो वो ज़्यादा टाइम के लिए रखता है. उसके प्रीमियम्स भी थोड़े अच्छे होते हैं और क्योंकि उसका जो स्पेसिफाइड सम है जो आपको अमाउंट मिलेगा अगर कुछ अनहोनी होती है तो उस केस में वो बड़ा होता है. तो आपने सुना होगा 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, 3 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, 10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क कंसिडरिंग क्योंकि जो आपके एसेट की वैल्यू है उसके ऊपर आप इंश्योरेंस के सम स्पेसिफाइड सम जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, समझ रहे हो? इतना ही है. तो व्हाट इज इंश्योरेंस? दिस इज इंश्योरेंस. इट्स बेसिकली कुछ नहीं है, आपके एसेट की इनसिक्योरिटी को टैकल करने के लिए एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो बेसिकली आपसे प्रीमियम लेता है मंथली और अगर उस पीरियड में कुछ हो गया आपके एसेट को उसको कंपनसेट करता है विद मनी. दैट्स ऑल इंश्योरेंस इज. अब इफ यू वांट टू रीड दिस पीडीएफ नीचे मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लो ऑब्वियसली, बट आपको ये आइडिया आना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इंश्योरेंस इज. अब इंश्योरेंस के मेनली 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड होता है जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस इज बेसिकली जो एक ह्यूमन से रिलेटेड इंश्योरेंस है, राइट? तो ह्यूमन से रिलेटेड आपका ये हो गया ह्यूमन के लाइफ के इंश्योरेंस, डेथ के बेसिकली डेथ को बेसिकली आप जब हेज करना चाहते हो बेसिकली अपने डेथ को, उसके लिए इंश्योरेंस होता है. एंड हेज इज नॉट द गुड वर्ड, बढ़िया. लाइक डेथ की जब इनसिक्योरिटी आती है उसको टैकल करने के लिए यू हैव लाइफ इंश्योरेंस. नाउ एंड द सेकंड कैटेगरी इज जनरल इंश्योरेंस. तो जनरल इंश्योरेंस में आपके पास आते हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस. जब आप बीमार पड़ते हो वो दैट इज योर हेल्थ इंश्योरेंस. फिर आपका कार इंश्योरेंस उसमें आता है, फिर आपका फायर इंश्योरेंस उसमें आता है, फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आता है. तो सारी चीज़ें उसमें आती हैं, तो वो अलग चीज़ है, राइट? तो हम पहले देखो आई वॉन्ट टू टीच यू पूरा डिटेल में, लेकिन वो वीडियो फिर 2-3 घंटे का हो सकता है, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स. बट आपको इंश्योरेंस का मीनिंग ये समझना चाहिए. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. आपको समझ में आ ही गया होगा एनीवेज. एक बार रीड करो, आराम से समझ में आ जाएगा. टाइप्स में इतना कुछ नया नहीं है. ये जो टाइप्स है बेसिकली इनसिक्योरिटीज के टाइप्स हैं. कौन सी भी जिस चीज़ की भी आपको इनसिक्योरिटी होगी, लोग तो अपने टंग एक पर्सन का जिसके टंग का भी इंश्योरेंस किया गया था एक कंपनी के द्वारा, क्योंकि उसकी टंग इतनी अच्छी थी कि ही कैन प्रेडिक्ट ये पर्टिकुलर आइसक्रीम का फ्लेवर मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा. इट वॉज इन अमेरिका. तो उस इंसान के टंग को भी इंश्योर कर दिया था. तो इंश्योरेंस उसी चीज़ का होता है जो वैल्यूएबल है, और वैल्यूएबल चीज़ तभी आती है जब आपके पास मनी होता है. मनी कब जनरेट होगा? जब फाइनेंशियल सर्विस अच्छे चलेंगे, जब इन्वेस्ट करोगे. और इन्वेस्ट कब करोगे? जब बैंकिंग अच्छा चलेगा, जब बैंकिंग सब मैनेज करेगा, जब कंपनी अच्छा करेगी. तो ये काइंड ऑफ रिवर्स वे में मैंने बता दिया, ठीक है? इंश्योरेंस का आपका बेसिक कवरेज तो हो गया, राइट? अब देखो ये टाइप्स है. हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, फायर इंश्योरेंस क्या है, मोटर इंश्योरेंस क्या है. तो यू कैन रीड दिस इफ यू वांट. इसमें कुछ अलग नहीं है. द अंडरस्टैंडिंग बस इतनी करना कि जब इंश्योरेंस का टाइप के बारे में समझ रहे हो कि वो कवरेज कितना देता है, तो एक चीज़ समझो. मैं आपको जनरल वे समझाता हूँ जब आपको किसी इंश्योरेंस को समझना है. इंश्योरेंस जब भी आप पढ़ोगे किसी बारे में भी, कौन सा भी टाइप का, समझो इसका एम्स क्या है. पहले तो इस इंश्योरेंस को कवर क्या करना है, ठीक है? देन उसके पॉलिसीज में लाइक टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जैसे देखो, हेल्थ इंश्योरेंस में भी टाइप होते हैं कि भाई क्या है. फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट लाइफ इंश्योरेंस इज वेल ना, लाइफ इंश्योरेंस में भी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज हैं. अब क्या होता है दिस जो मैंने अभी बताई पॉलिसी, ये एक चीज़ के लिए जो मैंने पॉलिसी बताई थी रिमोट के लिए, पॉलिसीज के देयर आर डिफरेंट टाइप्स. तो लोग आके आपको बता सकते हैं. कंपनीज एक बहुत सारे जैसे म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस में ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे 10,000 रुपये लूंगा फॉर 10 ईयर्स, अगर कुछ नहीं होता उस 10 सालों में तो मैं आपको कुछ पैसा वापस भी दूंगा. तो ऐसी पॉलिसीज भी होती हैं, समझ रहे हो? एक होती हैं काइंड ऑफ जिसे हम कहते हैं यूलिप्स लिखा है आपने, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. तो आपका पैसा कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं वो लोग मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में, और आपको बाद में वो पैसा वापस भी करते हैं. दैट्स द थिंग. तो देयर आर वेरिएशंस पॉसिबल, राइट? वो तो आप समझ सकते हो एनीवेज. बट व्हाट इज इंश्योरेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो एक फैक्ट समझने की बात है, जो अगर आप फायर इंश्योरेंस देखोगे ना, इसमें एक आता है आपका एवरेज क्लॉज. तो ये क्या होता है समझते हैं. एवरेज क्लॉज तब लगता है जब आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर फायर इंश्योरेंस में मेरे प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 लाख और मैंने इंश्योरेंस ले लिया 5 लाख का. अब थी मेरी प्रॉपर्टी के लिए 10 लाख का, 10 लाख की इंश्योरेंस मैंने लिया 5 लाख का, और मान लो मेरा फायर लॉस हो गया, आग लग गई बिल्डिंग में, और वो उससे जो डैमेज हुआ उसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपए, और मैंने क्लेम डाल दिया 4 लाख रुपए का. नो एक्सपेक्टेशन हमारा क्या है कि भाई 4 लाख का क्लेम डाला मिल जाएगा. बट कंपनीज इस केस में एवरेज क्लॉज अप्लाई करती है. व्हाट इज एवरेज क्लॉज? कंपनी कहती है कि देखो आपकी वैल्यू 10 लाख की थी, फिर भी आपने इंश्योरेंस 5 लाख कर लिया, राइट? तो हम रेशो लेंगे आपके क्लेम का, जितने का आपने सम इंश्योर किया था. तो आपने 5 लाख का सम इंश्योर किया है, एक्चुअल वैल्यू 10 लाख है. तो 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख दैट इज 0.5 ऑफ योर क्लेम. उतना ही हम आपको देंगे, बाकी आप खुद से बेयर करो. समझ रहे हो? सो इट्स काइंड ऑफ लाइक, क्योंकि वो पर्सन 10 लाख का इंश्योरेंस भी ले सकता था पर लेकिन उसने नहीं लिया.
समझ रहे हो? अगर उसने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया होता तो उसका कंपनी पूरा पे करती, क्योंकि आपका रेशो बना था फिर उस केस में, राइट? तो एवरेज कॉस्ट अप्लाई करती नहीं उस केस कंपनी। लेकिन ये क्यों अप्लाई होता है? क्योंकि उसने, लाइक इन दिस केस, इफ यू लुक एट दिस केस ना, इट्स लाइक आपने, लाइक कंपनीज के हिसाब से सोचो, अगर वो 10 लाख का लेता तो इट वॉज फेयर, क्योंकि 10 लाख का आप ले रहे हो, 10 लाख की एक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आप सर्व कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के लिए। आप अगर 5 लाख का इंश्योरेंस लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टी को 10 लाख का कंसिडर क्यों करें? इट इज 5 लाख, तो आपके क्लेम को भी उतना ही रिड्यूस करना चाहिए जितना आपने किया था एक्चुअली, राइट? क्योंकि प्रॉपर्टी देखो, 10 लाख की प्रॉपर्टी इसलिए 4 लाख का लॉस हुआ, अगर प्रॉपर्टी 5 लाख की थी कम भी हो सकता था। 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर है, इक्विपमेंट भी ज़्यादा ही होंगे ना, तो कंपनीज इस तरह का लॉजिक अप्लाई करती हैं, प्रोपोर्शनल वाला। इन दिस केस इट्स काइंड ऑफ फेयर प्राइसिंग इज अलाउड, दैट्स व्हाई दे डू इट, राइट? दिस इज योर एवरेज क्लॉज वाला थिंग। एक्स्ट्रा चीज़ थी, बता दी। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस यू कैन रीड ऑन योर ओन। नाउ हम बात करते हैं अंडर राइटिंग की। देखो, अंडर राइटिंग का प्रोसेस क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जब भी कोई इंसान इंश्योरेंस लेने के लिए आता है, इंश्योरेंस बाय करने के लिए आता है, कंपनीज उस इंश्योरर के, इंश्योरेंस लेने वाले पर्सन के, जो भी कस्टमर है, उसका एनालिसिस करती है कि भाई वो कस्टमर एक्चुअली इज ही अ पर्सन जिसको हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, या फिर जो हम उसको प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, इज इट गुड फॉर दैट पर्सन, इज इट फेयर फॉर अस एंड फॉर हिम एज वेल। थिंग इज दैट इसमें क्या होता है, पर्पज ऑफ अंडर राइटिंग समझने की बात है। पर्पज ऑफ अंडर राइटिंग क्या है कि भाई हमें कुछ भी, किसी को भी इंश्योरेंस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉजिकल एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान की एज है 75। नाउ एवरेज जो इंसान जीता है इंडिया में, इट्स अराउंड 70, और उसकी लाइफ है 75। अगर वो आ गया कि भाई मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस दो, मैं आपको इतना प्रीमियम पे करूंगा साल का, मैं लाइक, वो अगर कहता है मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस दो, तो क्या आप उसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस दोगे, कंसिडरिंग इज एज? नाउ देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन 75 का है, तो मतलब विद इन 5 ईयर्स तो मरेगा, कुछ ना कुछ तो होगा एक्चुअली, कंसिडरिंग द केस। अभी बहुत ही हार्श लैंग्वेज लग रही है, बट कुछ ना कुछ तो वल्नरेबिलिटीज होगी, राइट? उस केस में डू यू थिंक इंश्योरेंस कंपनी को करेगी? क्योंकि उसको क्लेम देने के बाद 1 करोड़ रुपये देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस बिजनेस ना, इट्स मोर अबाउट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे वर्क करता है। आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंश्योरेंस का धंधा चला रहा हूँ किसी एरिया में, आई नीड टू अंडरस्टैंड उस एरिया के लोगों का लाइफस्टाइल। अगर वो लोग किसी न्यूक्लियर प्लांट के पास में रह रहे हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर वो एक दिन वो प्लांट ब्लास्ट करके तो ये लोग मरेंगे, तो इनके जो इंश्योरेंस होंगे ना, वो ज़्यादा ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, समवन इफ इज वर्किंग इन कोल माइन, तो उसका इंश्योरेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक अनसेफ एरिया है। देयर आर हाई चांसेस उसको कुछ ना कुछ लाइफ का डैमेज हो सकता है, तो उससे जो प्रीमियम मैं चार्ज करूंगा वो ज़्यादा होगा। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस देखो, उसका मॉडल कितना ज़्यादा हेक्टिक है। कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंश्योरर, मैं आपसे 25,000 रुपये का ले रहा हूँ पैसा, बदले में आपको दूंगा 1 करोड़। अब मान लो एक्चुअली हो जाता है, आपको कुछ 1 करोड़ मुझे देना है आपको, दैट इज द केस। और अगर सबके साथ ऐसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरिया में रह रहा हूँ जहाँ पर देर इज ए न्यूक्लियर फैसिलिटी, और अचानक से पता है हाई रिस्क पे है, और फॉर एग्जाम्पल एक दिन कुछ ऐसा ब्लैक सॉन इवेंट हो गया, उड़ गया न्यूक्लियर प्लांट, सारे मर गए लोग, तो सबको इंश्योर करना पड़ेगा मुझे। तो पॉइंट इज, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं जिन्होंने क्लेम किया है उसके लिए ऑन द बिहाफ ऑफ देम, इंश्योरेंस तो देना पड़ेगा। तो कंपनी लॉस में जा सकती है इस केस में। बहुत ही आउट एग्जाम्पल है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जैसे बैंक रन में होता है, अगर आप सब लोग बैंक के डिपॉजिट निकालने के लिए चले गए, तो बैंक तो गया पूरा बह के उधर उस केस में, राइट? सो द सेम केस अप्लाइज हियर एज वेल। लाइक इफ एवरीवन कम्स फॉर द क्लेम, क्या करोगे? तो जब आप क्लेम दे रहे हो, यू नीड टू इंश्योर कि जितना अमाउंट आप एज अ क्या कहते हैं, एज अ प्रीमियम ले रहे हो, दैट शुड बी सफिशिएंट टू सर्व इनफ पीपल। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कंपनी का आइडिया बताता हूँ कैसे वर्क करते हैं इस केस में। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके 100 लोग थे एक एरिया में, और कंपनी ने एनालिसिस किया कि इधर 100 लोग में से हर साल ऑलमोस्ट 5 लोग तो मरते ही हैं। लाइक देयर इज एवरेज 5 डेथ्स इन एन ईयर। तो कब जब कंपनी इन लोगों को पैसा बांटेगी, लाइक पैसा बांटने की बात कर रहा हूँ, कंपनी जब इनसे प्रीमियम्स लेंगी, वो उतने प्रपोर्शन में लेंगी कि भाई एटलीस्ट वो साल के 5-6 लोगों को तो सर्व कर सके, उनका क्लेम तो दे सके, क्योंकि वो उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था, राइट? ऐसा उनको करना पड़ेगा। सो ये इसलिए इट्स कम्प्लीटली अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट? कि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसी पर्सन की क्या है। तो अंडर राइटिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अंडर राइटिंग इज लाइक आपको समझना है उस पर्सन का, बेसिकली आप उस पर्सन का रिस्क प्रोफाइलिंग करोगे कि वो पर्सन रहता कहाँ है, करता क्या है, कमाता कितना है, उसके हैबिट्स क्या है, उसके हेल्थ के इशूज़ के कुछ थे क्या पहले। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी उस पर्सन की, और ये समझने के बाद ही आप उसका इंश्योरेंस का, लाइक जो पॉलिसी बाय कर रहा है उसको अलाउ करोगे, या फिर उसे कहोगे नहीं बेटा नहीं दे सकते। जैसे 75 ईयर्स के पर्सन के केस में नहीं दोगे इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस अगर देना भी है तो हैवी प्रीमियम चार्ज करोगे उससे, राइट? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या अंडर राइटिंग है। नाउ अंडर राइटिंग के केस में देयर आर टाइप्स अंडर राइटिंग केस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो भी इंश्योरेंस है उसके हिसाब से आपको अंडर राइटिंग के कंडीशन है, तो यू कैन यूज दिस फैक्टर्स एज वेल। लाइक जैसे आपको पता है मोटर इंश्योरेंस के केस में व्हीकल का एज क्या है, कैसा मेक है, मॉडल है उसका, ड्राइवर का एज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्लेम हिस्ट्री, यूसेज, ज्योग्राफिकल एरिया, ऑल दैट। सो लॉजिक क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स प्रोफाइल एंड देन उसका जो प्रीमियम वगैरह होगा उसके हिसाब से हम चार्ज करेंगे। तो ये बेसिकली रिस्क प्रोफाइलिंग है कस्टमर का, दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इंश्योरेंस के केस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और उसको पहले हार्ट रिलेटेड डिसीज हुआ था, तो उसको वापस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो उस केस में आप क्या बोलोगे? भाई इसका हेल्थ इंश्योरेंस इसको प्रीमियम चार्ज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास वल्नरेबिलिटी बहुत है ना भाई, इसको पहले हुआ था। तो इसे कहते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। तो ये होता है आपका अंडर राइटिंग की कैसे वर्क करता है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज क्लेम मैनेजमेंट। देखो, क्लेम मैनेजमेंट क्या है? इट्स लाइक प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, इन्वेस्टिगेटिंग। हाँ, तो बेसिकली जब आपके पास क्लेम आता है
अब समझते हैं व्हाट इज क्लेम मैनेजमेंट। देखो, क्लेम मैनेजमेंट ने, जैसे मैंने बोला था, जब कंपनी के पास कोई क्लेम करता है फॉर इंश्योरेंस के अमाउंट, लाइक फॉर एग्जांपल कोई क्लेम करता है कि या ये जो इवेंट था ये हो गया है, अब मुझे इसका इंश्योरेंस चाहिए, उसका बेसिकली क्या कहते हैं, उसका कवर चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, तो इसे हम कहते हैं आप क्लेम कर रहे हो इंश्योरेंस का। जब क्लेम करते हो इंश्योरेंस का तो इस क्लेम को असेस किया जाता है। सो बेसिकली पहले कस्टमर क्लेम करता है, फिर उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है कि उसने क्लेम क्या किया है। अब उसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि क्लेम एक्चुअली हुआ था नहीं हुआ था। फिजिकली ऑफिसर्स जाते हैं उसके पास, देखते हैं एक्चुअली क्या हुआ है कंडीशन, जो इंश्योरेंस की तरफ से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जाते हैं, देखते हैं एक्चुअली हुआ है क्या हुआ है ऑन दैट, और इस सारी चीज़ों को देख के फिर उसका असेसमेंट होता है। और अगर उनको लगता है कि क्लेम अच्छा है, लाइक जेन्युइन है, तो उसे सेटल किया जाता है, नहीं है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। नाउ एक खबर आई थी, IRDAI ने कहा है कि फॉर जनरल इंश्योरेंस, नॉट फॉर लाइफ इंश्योरेंस, पर जनरल इंश्योरेंस लाइक हेल्थ, मोटर एंड ऑल दैट, आप अपने क्लेम असेसमेंट का एक डेफिनेट पाथ बताओ, आपके क्लेम का एक परफेक्ट डेफिनेशन बताओ, और उसको सेटल करने का एक परफेक्ट डेफिनेशन बताओ कि आपके लिए क्लेम क्या है इंश्योरेंस में। ये क्यों है? क्योंकि कंपनीज क्लेम के डेफिनेशन अलग अलग रखती हैं, अलग अलग कंपनी से अलग अलग होते हैं, राइट। व्हाट इज अ क्लेम? तो उसको करने के लिए देयर वाज वन न्यूज़ जो आई थी, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा था, तो दैट वाज द न्यू। द पॉइंट इज दैट इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इकोनॉमिक टाइम्स, आई डोंट नो, या तो वो आर्टिकल मैं आपको दे दूंगा नीचे, बट वो आर्टिकल पढ़ो, इसमें IRDAI ने बोला था कि भाई आप बताओ क्लेम का डेफिनेशन क्या है, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि क्लेम जब आप करते हो ना, इट्स सेंसिटिव पॉइंट, आपको समझना पड़ेगा कि ये क्लेम रियल है या नहीं। बहुत सारे फेक क्लेम्स भी होते हैं उसमें, AI वगैरह यूज़ करके भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, बट फेक क्लेम्स की भी एक इशू है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये क्लेम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है फॉर कंपनीज, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई, और उसमें फॉर कंपनीज के लिए भी एक चीज़ है कि उनको भी ऑब्जेक्टिवली देखना है इस चीज़ को कि सही कर रहे हैं वो लोग। कुछ अगर अकाउंटेबिलिटी भी उनको खुद की मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर वो क्लेम कुछ भी कर रहे हैं और सिर्फ रिजेक्ट ही कर रहे हैं क्लेम को, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो IRDAI उसमें पूरा करता है रेगुलेशंस। इधर है देखो, अगर सारे क्लेम जो उनके टाइप्स हैं और उनके टाइमलाइंस है, लाइक कब तक आप उसे कर सकते हो क्लेम। सो लाइफ इंश्योरेंस के लिए 45 डेज, लाइफ इंश्योरेंस अगर जिसमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए उसको 45 डेज, नहीं है तो 15 डेज, यू कैन रीड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन क्लेम मैनेजमेंट क्या है? जब कोई कस्टमर क्लेम करता है, उसके क्लेम को एनालाइज करना है आपको, बेसिकली उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं पहले कि क्या हुआ है एक्चुअल पूरा केस, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है सारी चीज़ों का, दो चार लोगों से बात करनी कि एक्चुअली हुआ है नहीं हुआ है, एंड देन जब सारी ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वी विल सेटल दैट क्लेम, राइट। सो दैट इज द थिंग। नाउ ओके, क्लेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स: नो क्लेम रिजेक्शन फॉर वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स टू बी कलेक्टेड एट अंडरराइटिंग स्टेज, या इंटरेस्ट ऑन डिलेड क्लेम्स, अगर कोई यस प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट +2%, अगर क्लेम डिले करता है तो देर आर पेनल्टीज एज वेल फॉर कंपनीज, उनको भी पे करना पड़ेगा टू द कस्टमर क्योंकि आपने क्लेम डिले किया, दैट इज द थिंग। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सर्वेयर्स एंड लॉस, तो ये देखो क्या है ना, सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स बेसिकली ये आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं जो असेस करते हैं एक्सटेंट ऑफ लॉस एंड डैमेज फॉर क्लेम्स, क्या कितना हुआ है। तो it's like it's work allocation on a random basis through tech based solutions, surveys to be appointed within 24 hours of the claim reporting, report to be submitted within 15 days. So basically आपको एक एग्जाम्पल है नीचे पढ़ो, अ वेयर हाउस इंश्योर्ड अ फायर पॉलिसी सफर्स डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, द पॉलिसी होल्डर intimates the claim within 24 hours, insurer system randomly assigns a licensed surveyor. The surveyor inspects the site within 3 days, assesses the loss of 12 lakh rupees and submits the report to on day 12, मतलब आपको 15 दिन का विंडो इसके बीच में उसने कर दिया, and the insurance settles the claim on the day 18, which is 7 days after the report received, well within the regulatory timings. तो एग्जाम्पल आपको बेसिकली हाउ इंश्योरेंस कैन वर्क, तो एग्जाम्पल यूज कर सकते हो राइटिंग, राइट। तो ये होता है क्लेम मैनेजमेंट आपके लिए। नाउ व्हाट इज IRDAI regulations? We'll understand about IRDAI regulations in a very detailed manner. Now IRDAI के रेगुलेशंस बेसिकली देखो, पता है आपको, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1999 में अंडर IRDAI एक्ट। ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसका बेसिक मोटिव है टू रेगुलेट ऑल इंश्योरेंस सेक्टर। जो कंपनीज है वो अपनी मनमानी से काम ना करे, कुछ चीज़ें अपने कंस्ट्रेंट में करे, उसके लिए IRDAI करता है। वो आर्टिकल आपको पढ़ना है तो जरूर पढ़ो। या की फंक्शंस क्या है, लाइसेंसिंग, प्रोडक्ट अप्रूवल, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक यू गाइस कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत ही डिटेल में इतना नहीं है, बस IRDAI का फंक्शन समझो, इसको रेगुलेट करने चीज़ों को, दैट्स ऑल। सो इट विल लाइसेंस, इट हैज़ एन अथॉरिटी टू लाइसेंस समवन, प्रोडक्ट अप्रूवल, टैरिफ रेगुलेशन, इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस, सॉल्वेंसी मॉनिटरिंग, ग्रीवेंस रिड्रेसल, क्लेम सेटलमेंट, ओवरसाइट। देखो होता क्या है, IRDAI का एक बड़ा कंसर्न क्या है कंपनीज के बारे में, इज लाइक उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो। लाइक कभी कभी ना कंपनीज के फाइनेंशियल एनालिसिस में क्लेम सेटलमेंट रेशो, लाइक समथिंग, क्लेम सेटलमेंट रेशो बेसिकली कितने क्लेम्स आए थे, आपने कितने सेटल किए, राइट। सो जिस कंपनी का वो बहुत ही ज़्यादा है, उस केस में आप समझ सकते हो कि उसका फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा क्लेम्स मतलब उनको ज़्यादा पे आउट करने पड़ रहे हैं। और इंश्योरेंस इज एक्चुअली वेरी हेवी बिजनेस, उसमें बहुत ज़्यादा कैश फ्लो की जरूरत है आपके पास, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर देखो कोविड के टाइम पे द फर्स्ट सेक्टर विच एक्चुअली क्रैश्ड इट वाज इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस में लोगों को लगा कि भाई इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके क्लेम बहुत बढ़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनी पे पैसा बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा क्लेम्स का, और कंपनीज बेसिकली डूब जाएंगी। दैट इज द प्रॉब्लम। इंश्योरेंस बहुत ही वनरेबल सेक्टर है, बट या इट डिपेंड्स ऑन कहाँ किस एरिया में बिजनेस हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑल दैट। सो अगर मान लो किसी कंपनी के इंश्योरेंस के मान लो उसके सारे नंबर ऑफ कस्टमर्स को आपने चेक किया, क्लासिफिकेशन किया उन कस्टमर्स का, और आपको ऐसे समझने को मिला कि उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं ना, वो किसी ऐसे एरिया से आ रहे हैं जो एरिया रहने के लिए अच्छा नहीं है, लिविंग के लिए अच्छा नहीं है, तो जनरली उस कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है,
क्योंकि उसके पास अचानक से क्लेम बढ़ सकते हैं अगर उस एरिया में कुछ हो गया। तो ये बेसिकली आप कंपनी का एनालिसिस करने के लिए भी है, इसलिए IRDAI देखता है कि भाई आप सॉल्वेंसी मेंटेन करो, आपके पास थोड़ा रिजर्व में कैश रखो, जो आ रहा है सारा क्लेम बिजनेस में बेच रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस में बेचने में मत लग जाओ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ना आपके वो क्लेम IRDAI रेगुलेशंस में आती हैं, जो बेसिकली पूरा देखता है। तो जो भी नए और एक और इंश्योर करता है IRDAI के लिए, जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है कंपनीज, दैट प्रोडक्ट शुड बी लॉजिकल। कुछ भी प्राइसिंग आप नहीं कर सकते, आपको लॉजिकल प्राइसेस देनी पड़ेगी, कस्टमर्स को लूट नहीं सकते आप। तो ये भी IRDAI इंश्योर करता है आपके लिए, राइट। तो ये हो गया। ग्रीवेंस रिड्रेसल इज समथिंग लाइक IRDAI, आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, वो एक्चुअली लुक इनटू करते हैं इशू में, और फिर आपको बता भी देते हैं कि या दिस इज समथिंग विच इज़ एंड वेरी लाइक इशू वाला थिंग, और कंपनीज को बहुत सारी पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं, राइट। नाउ ओके, दो चीज़ें बची हैं आपके, रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड एक्चुअरियल बेसिक्स। तो रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या है पता है? अब देखो, इंश्योरेंस में सारी चीज़ें समथिंग मुझे रिस्क कितना है हर चीज़ में। रिस्क इज अनसर्टेनिटी कंसर्निंग द ऑकरेंस ऑफ लॉस, राइट, पता है। इंश्योरेंस में रिस्क इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स डिविएशन, कुछ चीज़ों के ना होने की, या फिर जिस तरीके से हमें चाहिए वैसे ना होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना, इन दैट केस, राइट। तो रिस्क असेसमेंट क्या है? बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क है विच इज कॉल्ड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरेंस। तो क्या करती हैं बेसिकली, वो रिस्क आइडेंटिफाई करती हैं कि भाई सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल मटेरियल रिस्क, देन उसका मेजरमेंट करती हैं रिस्क की, कितना रिस्क हो सकता है, रिस्क के एपेटाइट का स्टेटमेंट कि भाई कितना रिस्क हम टॉलरेट कर सकते हैं, फिर इसके लिमिट्स लगाते हैं कि भाई कितने रिस्क के लिमिट्स हैं, एंड देन उस रिस्क को मॉनिटर करके स्ट्रेस टेस्टिंग होता है। तो द थिंग इज दैट इसमें देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। सो इफ यू लुक एट फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, द एक्सेस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज दैट एन इंश्योरर मस्ट मेंटेन टू अब्जॉर्व एक्सपेक्टेड लॉस। मान लो मेरे पास एक एसेट्स हैं 100 रुपये के और लाइबिलिटीज़ हैं 50 रुपये की, तो 50 रुपये का मेरे पास एक्सेस एसेट है, राइट। तो उसके अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज दैट इंश्योरेंस मस्ट मेंटेन टू अब्जॉर्व दिस, राइट। तो ये जो एक्सेस मेरे को मेंटेन करना है वो दैट इज माई सॉल्वेंसी। नाउ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखो, फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरर्स 150% ऑफ द रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन। तो बेसिकली आपको डबल 2.5 टाइम्स बेसिकली आपको इंश्योर करना है कि आपके पास है ही फॉर ऑफ द रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन। तो ये बेसिकली क्या है कि लाइक रिस्क को, जो इंश्योरेंस कंपनी का जो रिस्क है उसको मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें एज अ रेगुलेशन अप्लाई की जाती हैं। जैसे मैंने कहा था कि जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो जब काम कर रही है उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, बेसिकली बिजनेस ही पूरा रिस्क है, तो उसको खुद का भी रिस्क लेना पड़ेगा ना। सो यू नो देयर आर कंपनीज लाइक री इंश्योरर्स, सो इन कंपनीज के रिस्क को भी ऑब्जर्व कर सकती हैं। जैसे इंडिया में GIC है, जनरल इंश्योरेंस, जो एक री इंश्योरर है, वो क्या करता है? वो कहता है कि भाई आपके रिस्क को हम ऑब्जॉर्व करेंगे इंश्योरेंस के। तो अगर एक्चुअली कोई ऐसा इशू आ गया कि सारे क्लेम्स कंपनी के पास आ रहे हैं और कंपनी हैंडल नहीं कर पा रही, तो उस रिस्क को भी वो इंश्योरेंस की तरफ थोड़ा पार्ट उसका ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो री इंश्योरर देखेगा। दैट इज अनदर थिंग। तो ये क्या होता है बेसिकली, कंपनीज बेसिकली देखती हैं कि भाई क्या हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क जैसे देखो, बाय नेचर प्योर रिस्क लाइक लॉस, नो लॉस, स्पेकुलेटिव रिस्क, देन यू हैव फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्क, प्रेडिक्टिविटी, बाय सोर्स एंड ऑल दैट। सो रिस्क असेसमेंट का फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास? क्या पहले रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, व्हाट कैन गो रॉन्ग, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, एंड देन कंट्रोल एंड ट्रांसफर। तो बेसिकली आपको देखना है कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, इंश्योरेंस वाला इंश्योरर को बेसिकली पूरा मैथ्स लगाना पड़ता है उस एरिया में, पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके फिर उसका प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस करना पड़ता है, और फिर वो बिजनेस कर सकता है। अगर आप किसी एरिया में रैंडमली चले गए और बोला चलो मैं इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हूँ, और अगर उस एरिया में कुछ गलतियाँ निकली, आपका बिजनेस गया, आप गए, समझ रहे हो? दैट इज द पॉइंट। ओके, तो एक्चुअली की बात करते हैं, व्हाट इज एक्चुरियल बेसिक्स। चलो, तो हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज़ एक्चुरियल साइंस। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या होता है। देखो, जब कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंश्योरेंस बिजनेस है, तो इसमें ना बहुत सारा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, राइट। तो देयर आर एक्चुअरर्स, एक पर्सन होता है, एक्चुअरी एक पर्सन होता है बेसिकली, जो आपके लिए पूरा एनालिसिस करता है और आपको बताता है कि भाई अगर आप ये पॉलिसी शुरू कर रहे हो तो दिस शुड बी द प्राइसिंग एंड ऑल दैट, कंसिडरिंग द होल सिनेरियो, इतने लोग अगर आपके पास से कस्टमर्स आ रहे हैं और अगर ये एवरेज रेट है तो उस केस में। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, विल गो एंड अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल अभी। सो विल सी दिस एग्जाम्पल। देखो, ये ना मान लो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास 100 कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर? उसके पास 1000 कस्टमर्स हैं, माफ करो। आपको पता है कि उस एरिया में हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोबेबिलिटी, क्लेम करने की प्रोबेबिलिटी इज 10%। लाइक आपने देखा है एनालिसिस करके, देयर आर 98 to 104 पीपल जो हर बार इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं आउट ऑफ 1000। तो आपको पता है कि आपने 1000 लोगों का सर्वे करके आपने देख लिया इसको, तो आपको पता है कि अराउंड 10% के लोग तो अप्लाई तो करेंगे क्लेम के लिए, और सबका एवरेज क्लेम अमाउंट है 50,000 रुपये, राइट।
तो मेरे को बताओ, इस केस में अगर मान लो 100 लोगों ने 50,000 के लिए क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपके अकाउंट में सारे क्लेम सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम 50 लाख रुपए तो होने चाहिए, राइट? नो, इसे थोड़ा लॉजिकली समझते हैं कि आप इसे देख के आपको अपने पॉलिसी की प्राइसिंग, आपके हेल्थ इंश्योरेंस की प्राइसिंग कितनी करनी पड़ेगी, प्रीमियम कितना कितना आपको उनसे लेना पड़ेगा। तो अगर 10% ऑफ द कस्टमर्स हैं जो क्लेम करेंगे, तो 100 लोग क्लेम करेंगे, राइट? तो 50 लाख तो आपको मिनिमम लगेगा, दैट इज राइट। अब प्योर प्रीमियम क्या होगा? मान लो 100 और 50 लाख लोग तो कर रहे हैं प्रीमियम अप्लाई, राइट? तो 50 लाख आपके पास होना चाहिए अभी, तो हम बेस प्रीमियम, प्योर प्रीमियम निकालते हैं। 50 लाख डिवाइडेड बाय 1000 पीपल, दैट मीन्स आपको हर एक से 1000 रुपये तो चार्ज करने ही पड़ेंगे। 1000 रुपये तो मिनिमम है ही, 1000 रुपये आपको चार्ज करना ही पड़ेगा उनसे, समझ रहे हो? नहीं, 5000 रुपये आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, लाइक 50 लाख डिवाइड बाय 1000, तो आपको 5000 रुपये उनसे चार्ज करने ही पड़ेंगे। दैट इज प्योर प्रीमियम। तो आपका प्योर प्रीमियम आ गया, भाई इतने तो करने पड़ेंगे, क्योंकि साल में अगर मेरे को इतने नीड्स उनके करने पड़ेंगे, वो जो 50 लाख था वो क्या था, वो इतना तो क्लेम आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। आपका एनालिसिस बता रहे हैं, आपका मैथ्स, आपका प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि इतना तो हो ही सकता है, राइट? तो आप इतना मेंटेन करोगे तो 5000 रुपये तो लोगे। अब उसमें ऐड एक्सपेंसेस में आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी, आप तो बिजनेस चला रहे हो, एम्प्लॉय की सैलरी है, बिल्डिंग का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट, तो उसके मान लो 1000 रुपये और आ गए आपके पास एक्सपेंस में, वो आपने ऐड कर दिए। फिर आपने रिस्क मार्जिन लिया कि भाई अगर मान लो 100 से ऊपर लोग आ गए तो क्या करोगे, कुछ इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या करोगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड एपिडेमिक आ गया लाइक कोरोना वगैरह का, क्या करोगे? तो ऐसे कुछ प्रेडिक्टेबल रिस्क के लिए आप और 500 रुपये चार्ज करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने किया, और इसके बाद आप खुद का प्रॉफिट भी ऐड करोगे, तो मान लो 500 रुपये है, तो अब टोटल आपका फाइनल प्रीमियम कितना हो गया? दैट इज 7000 रुपीज पर कस्टमर। ये जो पूरा कैलकुलेशन था ना प्रीमियम का, दैट इज एक्चुअल साइंस। ये कौन करता है? एक्चुअली करता है। ये पूरा एनालिसिस करते हैं एरिया का, देखते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर बताते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, आप ये करो। तो जैसे अगर आप देखोगे एक्चुअली बेसिक्स, ये पूरा यही चीज़ है कि आप मैथमेटिक्स लगाओ, हाउ मच शुड एन इंश्योरेंस कंपनी चार्ज अ कस्टमर टू कवर स्पेसिफिक रिस्क। तो उसमें क्या होता है कि वो कस्टमर किस एरिया में रह रहा है, उसका सर्वे क्या है, ऑल दैट, पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फिर उसके एरिया की प्रॉबिलिटी निकालते हैं कि भाई ये कितने इवेंट हो रहे हैं, कितने, ऑल दैट, एंड देन वील गो फॉर द प्राइसिंग ऑफ इंश्योरेंस, राइट? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें देखो ये फाइनल फॉर्मूला आता है प्रीमियम का कि प्योर प्रीमियम प्लस एक्सपेंस, जो कंपनी के एक्सपेंस है वो रिस्क मार्जिन एंड प्रॉफिट लोडिंग, राइट? तो ये सारी चीज़ें आती है। तो एक बेसिक एग्जांपल दैट टू अंडरस्टैंड लाइक कैसे वर्क करता है। नाउ दिस इज प्रीमियम प्रिंसिपल्स यू कैन यूज, लाइक एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रिंसिपल, देन यू हैव वेरिएंस प्रिंसिपल, देन यू हैव स्टैंडर्ड डिविएशन प्रिंसिपल। अब ये होता क्या है बेसिकली, मैं थोड़ा करेक्ट समझाता हूँ आपको। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, जब आप कोई प्रीमियम को बस एक्सपेक्टेड लॉस, लाइक एक्सपेक्टेड लॉस मतलब वही जो मिनिमम प्योर प्रीमियम आपको लेना है, तो वो प्लस सेफ्टी लोडिंग, लाइक एक्स्ट्रा परसेंटेज टू ऐड अनसर्टेनिटी। तो अगर आप बेसिक अनसर्टेनिटी को टैकल कर रहे हो, तो देन यू यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रीमियम, जो बेसिकली आपका लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि भाई उधर एक ही अनसर्टेनिटी है, डेथ, बाकी कुछ तो आपको देखना नहीं है उधर, राइट? तो वो एक हो गया। तो उस केस में आप बेसिकली ये यूज़ कर सकते हो। इन केस ऑफ वेरिएंस प्रिंसिपल, लाइक आपको पता नहीं है कि भाई रिस्क कहाँ से आ सकता है, कहीं से भी रिस्क आ सकता है, तो उस केस में यू ऐड एक्स्ट्रा फैक्टर कॉल्ड वेरिएंस। भाई रिस्क बहुत है, पता नहीं है कहाँ से आ सकता है। सो अगर आपको वो सर्टेनिटी नहीं है, तो बेसिकली जहाँ पर हायर रिस्क होगा वहाँ पर आपका वेरिएंस बहुत बढ़ेगा, तो उस केस में आपका प्रीमियम और बढ़ जाता है उस केस में, राइट? सो जैसे अगर आप रिस्क ए है जो स्टेबल रिस्क है, तो उसमें आपका एक्सपेक्टेड लॉस है 1000 रुपीज़ का, वेरिएंस है 100 का, तो प्रीमियम आपका होगा 100,050। लेकिन मान लो अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई प्रीमियम थोड़ा है वॉलेटाइल है, रिस्क पता नहीं है रिस्क कैसे आ सकता है, जैसे इफ़ यू लुक एट इन द केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस वाइल कोरोना, रिस्क अचानक बढ़ गया था, पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? सो इन दैट केस आपका जो वेरिएंस है वो बढ़ जाता है, तो वेरिएंस प्रिंसिपल के हिसाब से आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा चार्ज होना चाहिए। तो उस टाइम अगर आप इंश्योरेंस बाय करोगे, प्रीमियम को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। देन स्टैंडर्ड डिविएशन प्रिंसिपल, लाइक उस केस में क्या है कि भाई रिस्क एक स्टेबल वैल्यू से कितना बढ़ता है कितना घटता है, अगर वो स्टेबल वैल्यू के अराउंड ही रह रहा है तो इट्स फाइन, वो अगर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो इट्स सिमिलर टू वेरिएंस। वेरिएंस बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर वो ज़्यादा है तो इस केस में फिर हम वही ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे। तो ये क्या है, जब आपको पता है कि भाई कुछ अजीब इवेंट हो सकता है और आपको लगता है कि भाई इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बेकार है, तो इस केस में आप उसको एनालाइज करोगे, राइट? और एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि आपको लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज मोर्टेलिटी टेबल टू अंडरस्टैंड लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम टेबल बनाते हैं कि किस एज में क्या हो रहा है, तो बेसिकली ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आपको इंश्योरेंस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है डेथ की। देन मॉर्बिडिटी में बेसिकली वी अंडरस्टैंड कि भाई कितने इंसिडेंट्स होते हैं इलनेस के पर फैमिलीज पर डिसीज, तो आप समझते हो कि उस डिसीज के लिए क्या है। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्रीमियम, रिजर्व, डिस्काउंटिंग एंड ऑल दोस दैट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको, ये बेसिकली सारी चीज़ें कंसिडरेशंस हैं आपके इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को, बेसिकली जो आपका जो पॉलिसी आप बना रहे हो उसके प्रीमियम को चार्ज करने। तो जो वो प्राइसिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर उस प्राइसिंग में ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करोगे, दैट इज समथिंग विच यू आर मिसिंग ऑन, राइट? सो नाउ विल सी द लास्ट 2 टॉपिक्स जो हमारे थे। मैं दिखाता हूँ क्या था। देखो, तो ये था हमारा रिस्क मेजर्स इन एक्चुअल साइंस विच इज़ वैल्यू एट रिस्क एंड कंडीशनल टेल एक्सपेक्टेशन। तो ये 2 चीज़ें आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। विल सी दिस एग्जाम्पल फॉर दैट थिंग इज वेल। बहुत ईजी है। देखो क्या है, जैसे हमने पूरा बिजनेस का एनालिसिस भी किया था उस कंपनी का कि देखा भाई उसको क्या क्या हो सकता है, तो हमने एक केस कंसिडर किया था कि जहाँ पर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है
लाइक कुछ केस में उसको प्रॉफिट हो सकता है, कुछ केस में उसको लॉस हो सकता है। लाइक क्लेम्स अगर ज़्यादा आ गए तो इस केस में उसको लॉस हो सकता है, क्लेम्स अगर कम आ गए तो उसको इस केस में प्रॉफिट हो सकता है। द पॉइंट इज दैट एक दो चीज़ें आपको इसमें डिफाइन करनी पड़ती हैं, एक होता है आपका वैल्यू एट रिस्क और एक होता है कंडीशनल टेल एक्सपेक्टेशन। तो जब कंपनी को एनालिसिस करें, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे एक्चुरियर्स हैं, जो एक्चुरी होती है हमारी, जो पर्सन होता है जो आपको पूरा एनालिसिस करके देता है, वो एक एक्स्ट्रा एनालिसिस प्रोवाइड करता है कि भाई 100 साल में, फॉर एग्जांपल 1 साल कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल, वो क्या कहते हैं कि भाई वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बताते हैं कि एनालिसिस करने के बाद वो बता सकते हैं कि आपको लॉस कब कब होंगे। अब लॉस इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, इट्स लाइक आपके जो पे आउट्स आपको करने हैं एज द क्लेम प्ले आउट, जबकि जो क्लेम के पे आउट्स हैं वो पे आउट्स आपको कितने करने पड़ सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल उन्होंने एनालिसिस किया और उन्होंने कहा कि भाई हम 95% ऑफ द टाइम आपके जो क्लेम्स होंगे वो 5 लाख से कम ही होंगे। तो 5 लाख वॉज द थ्रेशोल्ड अमाउंट हमारे लिए, फॉर एग्जांपल कि उतने तो क्लेम्स आपके आएंगे ही उस केस में, राइट। तो द थिंग इज दैट वो लोग एनालिसिस कर रहे हैं इस बात का कि भाई आपको 1 साल में 5 लाख से ज़्यादा कितने क्लेम आ सकते हैं। तो 95% चांस है कि 5 लाख से ज़्यादा आपको क्लेम आएगा ही नहीं, 5 लाख से कम आएगा। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एट रिस्क। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है आपको कि 100 साल में 95% ऑफ द टाइम आपका जो लॉस मतलब जो आपके क्लेम पे आउट्स, वो नॉट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, इट्स द क्लेम पे आउट्स, वो जो है वो 5 लाख से कम होंगे। 5% बता रहे मतलब 5 साल के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको 5 लाख से ऊपर पे करना पड़ेगा। तो ये बताता है ओवरऑल कंडीशन कि भाई ये तो मैंने 1 साल का एनालिसिस कर लिया, प्रीमियम कितना चार्ज करना है वो तो कर लिया, लेकिन जब मैं ओवर द ईयर्स देख रहा हूँ, मेरा बिजनेस चलाना है इस एरिया में, तो मेरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कितनी बार मेरे को लॉस हो सकता है। अब देखो इसने क्या एनालिसिस किया, वैल्यू एट रिस्क वीआर जो हमारा पैरामीटर था, इसने एनालिसिस क्या किया, कब कब आपका कंडीशन खराब हो सकता है। आपको पता है कि 5% तो खराब हो सकता है। अब खराब होने में कितना हो सकता है कि 5 लाख से ऊपर तो जाएगा अमाउंट वो 5 सालों में, लेकिन उसमें कितना खराब हो सकता है, उसके लिए आपके पास है सीटी, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। ये बताता है ठीक है अब लॉस तो होगा 5 सालों में, आपको 5 लाख से ऊपर पे करना पड़ेगा, लेकिन कितना करना पड़ सकता है। तो उसका एनालिसिस हमने किया कि देखो उस बैड ईयर जो हमारे 5 साल खराब थे उसमें हमें एक बार 6 लाख का हुआ, एक बार 7 लाख हुआ, 1 लाख 8 लाख का पे आउट हुआ, एक बार 6 का हुआ, फिर 8 का हुआ। तो इन सारों का आपको एवरेज पकड़ना है और वो बोलना है कि दिस इज द एवरेज। तो ये बता रहा है कि भाई जब 5 लाख से ऊपर जा भी रहा है, जिन सालों में जा रहा है, उसमें कितना खराब प्रदर्शन हो रहा है, उसमें आपको कितना खराब एक्सपेक्टेशन आ रहा है। तो उसमें जो आपका सीटी है ना, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि हाँ इतना आपका खराब हो सकता है। तो वो अम्ब्रेला वाला एग्जांपल था बेसिकली। तो उसमें आपका देखो सीटी अम्ब्रेला के एग्जांपल में क्या था कि 95% ऑफ द टाइम आपका जो डैमेज है वो 5,000 से ऊपर नहीं जाएगा। 5,000 वॉज आवर प्योर प्रीमियम, राइट। तो आपका याद करो तो आपका प्योर प्रीमियम था। 95% ऑफ टाइम आपके प्योर प्रीमियम से ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना चल जाएगा। लेकिन जब जाएगा 5,000 के ऊपर, जो 5% टाइम जब वो कंडीशन खराब होगी, जब आपको 5,000 से ऊपर पे करना पड़ेगा, उस केस में कब तक जाएगा वो 7,000 तक जाएगा, राइट। तो दैट इज सीटी। सो बेसिकली क्या है कि वी आर टेल्स यू कि लॉस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है और सीटी टेल्स यू कि अगर वो स्टार्ट हो गया तो कितना हो सकता है, बहुत ज़्यादा, राइट। सो दैट इज समथिंग आपके बेसिकली कंपनी के रिस्क एनालिसिस को और इंप्रूव करता है, राइट। दैट्स ऑल यू हैव फॉर द इंश्योरेंस आई गेस। बाकी कुछ डाउट्स वगैरह हैं, डू टेल मी दोज इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरी डाउट, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड लाइक या एग्जैक्टली समझ रहे हो। तो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड। लॉस का केस इसके में समझना, लॉस इस केस में इट्स बेसिकली कंपनी के पे आउट्स, नॉट लाइक द टोटल क्लेम्स, नॉट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ओवरऑल कंपनी, राइट। तो ये जैसे मैंने एक्चुअल साइंस में पहले हमने क्या किया, पहले हमने समझा कि भाई कंपनी को मिनिमम प्रीमियम कितना चार्ज करना पड़ेगा कंसिडरिंग उसके प्रॉफिट एंड एक्सपेंस एंड एवरीथिंग। अब वो चार्ज करने के बाद जो प्रीमियम वो ले रहे हैं, अगर एक्चुअल उतने क्लेम्स आते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, कम होते तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर मान लो ज़्यादा क्लेम्स आ गए तो कितना लॉस हो सकता है। तो हमने वो एनालिसिस कर दिया, लाइक हमने यूनिट एनालिसिस किया। अब ओवरऑल मान लो मुझे 100 साल बिजनेस करना है, तो उसमें कितने साल मुझे ऐसा लॉस हो सकता है, लाइक ऐसा मुझे ज़्यादा प्रीमियम पे करने पड़ सकते हैं। तो मेरे को समझ में आया कि 5% 100 साल में मतलब 5 ईयर मुझे ऐसा खराब साल आ सकता है जहाँ पर मेरे को 5 लाख से ऊपर पे आउट करना पड़ेगा, लाइक फॉर ऊपर वाले एग्जाम्पल में, राइट। तो वो एनालिसिस मैंने किया VAR से। अब मेरे को समझा ये 5 साल तो है जिसमें वो खराब होगा। सीटी मेरे को बता रहा है कि उस 5 सालों में 5 लाख से ऊपर जा रहा है, मतलब कुछ तो वैल्यू होगी ना, कितना जा रहा है, तो उसका एनालिसिस वो सीटी करके दे रहा है, वो एवरेज करके जो भी टेक्नोलॉजी टेक्निक होगी वो यूज़ करके बता रहा है। इधर मैंने एवरेज यूज़ किया है बट इट्स नॉट वो बहुत ही डीप वे में करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट सीटी एंड VAR इज, एंड आई गेस वी आर डन विद द होल मॉड्यूल। यू कैन रीड वट एवर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव थिंग्स दैट आर देयर। बाकी रेगुलेटरी रोल इस केस में एक्चुअल बेसिक्स में एक्चुअल साइंस में सेलेक्ट आपको बेसिकली कंपनी का पूरा एनालिसिस करना है भाई। मतलब IRDA का रोल क्या है कि भाई ये लोग काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये एक्चुअली ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही, प्राइसिंग फेयर है नहीं, और बेसिकली उसका अप्रूवल सब कुछ IRDA देखता है। बाकी सारा think it's covered. Now if you have any doubt, if you want me to make another video on किसी particular topic पे, you can do that. This was for a general crux वाला expectation analysis. You can understand what insurance is now, and yeah, further detail वाले videos तो मैं ज़रूर बनाऊंगा. Thank you for watching the video. Bye, all the very best. It's to you and me as well. Thank you. Bye.